हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के भौतिक शास्त्र फिजिक्स के पेपर सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र का चैप्टर 2 का आज हम प्रारंभ करेंगे। तो चैप्टर 2 जो है प्रदिश। आज हम प्रदिश की परिभाषा, क्रोनेकर डेल्टा फलन तथा निर्देशांकों का रूपांतरण इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदिश की परिभाषा की। तो चूंकि हम जानते हैं अधिकांश भौतिक राशियां अदिश व सदिश रूप में विचार की जाती हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है तथा दिशाओं पर निर्भर नहीं करती है, जैसे कण का द्रव्यमान है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे बल, वेग, संवेग इत्यादि। इन सभी भौतिक राशियों की या इन सदिश राशियों की एक निश्चित दिशा में परिमाण होता है। अदिश तथा सदिश राशियों का व्यापक रूप जिसके द्वारा भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सकता है वह प्रदिश कहलाती है। चूँकि हम जानते हैं समदैशिक माध्यम में विद्युत चालकता सभी दिशाओं में समान होती है, अतः इस स्थिति में विद्युत चालकता एक अदिश राशि होती है तथा विद्युत धारा घनत्व, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं, प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, के समानुपाती होता है। तो जे तथा ई का परिमाण सभी दिशाओं में समान रूप से परिवर्तित होता है, अतः जे तथा ई जो है सदिश राशि होती है। यदि चालक विषमदैशिक है तो जे तथा ई के परिमाण तथा दिशा दोनों पृथक रूप से परिवर्तित होते हैं। अतः विद्युत चालकता इस प्रकार परिवर्तित होती है कि वह इस परिवर्तन का समायोजन कर सके। इस स्थिति में विद्युत चालकता का रूप प्रदिश की तरह होता है। तो प्रदिश को हम डिफाइन करें तो प्रदिश सामान्य तौर पर गणितीय राशियाँ होती हैं जिसे माध्यम के भौतिक गुणों का वर्णन करने के लिए अदिश एवं सदिश की तरह उपयोग किया जाता है। वास्तव में प्रदिश अदिश एवं सदिश राशियों का व्यापक रूप होता है। अदिश की कोई दिशा नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अदिश की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए यह शून्य कोटि का प्रदिश कहलाता है। ठीक है, तो हमने कहा अदिश की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए यह शून्य कोटि का प्रदिश कहलाता है। सदिश की दिशा होती है, इसलिए यह प्रथम कोटि का प्रदिश कहलाता है। प्रदिशों में घटकों को प्रदिश में घटकों को व्यक्त करने के लिए योग में स्थित अनुसार प्रदिश के सांकेतिक नाम पर मूर्धांक तथा पादांक का उपयोग किया जाता है। मूर्धांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और पादांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जो मूर्धांक है यह कोई भी भौतिक राशि जिसे हम व्यक्त कर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए उसके शीर्ष पे लगाई जाती है, जबकि यह पाद में लगाई जाती है। प्रदिश में उपयोग किए जाने वाले कुछ संकेताक्षर, सम नोटेशंस यूज्ड इन टेंसर। तो सबसे पहले हम बात करें मूर्धांक तथा पादांक की। तो मूर्धांक और पादांक को डिफाइन करने के लिए हम बात करते हैं प्रतिचर, प्रदिश, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की। इस प्रदिश में घटकों को व्यक्त करने के लिए मूर्धांकों का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिचर प्रदिश को व्यक्त करने के लिए या प्रतिचर प्रदिश में प्रतिचर घटकों को व्यक्त करने के लिए मूर्धांक का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है टी आई जे। टी हमारे पास कोई भौतिक राशि है, यदि हम इसे घटकों में व्यक्त करने जाएं, या टी कोई प्रदिश है इसे घटकों में व्यक्त करने जाएं, तो इसके ऊपर हम ये नोटेशंस आई जे का उपयोग करते हैं। जरूरी नहीं है नोटेशन हम आई जे ले, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे जे के एल एल एम एनीथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं सहचर प्रदिश की, कोवेरिएंट टेंसर की। इस प्रदिश में सहचर घटकों को व्यक्त करने के लिए पादांक का उपयोग किया जाता है। तो सहचर प्रदिश में सहचर घटकों को व्यक्त करने के लिए हम पादांक का उपयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ ये आई जे जो है ये इस टी के पैरों में पैरों में लगाया। अब हम बात करते हैं मिश्रित प्रदिश की। तो मिश्रित प्रदिश में इस प्रदिश में मिश्रित घटकों को व्यक्त करने के लिए मूर्धांक तथा पादांक दोनों का उपयोग किया जाता है। तो हमने कहा यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमने लिखा है इसमें आई जो है ये तो मूर्धांक हो गया, जे और के जो है ये क्या हो गए, ये पादांक हो गए।
अब हम बात करते हैं क्रोनिकल डेल्टा की। तो क्रोनिकल डेल्टा को निम्न संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये जो नीचे हमने ये दो संबंध दिखाए हैं, ये और ये, इन संबंध के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो जब i इज़ नॉट इक्वल टू जे, जब i इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो डेल्टा आई जे इक्वल्स टू 0 होता है। इसी प्रकार जब i इक्वल्स टू जे, तो डेल आई जे इक्वल्स टू 1 होता है। तो डेल आई जे को हमने ये आगे परिभाषित किया है। डेल आई जे का मतलब डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स आई। यदि आई और जे बराबर है, इन दैट केस ये जो टर्म आएगी ये एक आएगी, और x यदि i और j इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में डेल आई जे का मान 0 होगा। अब हम बात करते हैं क्रोनिकल डेल्टा के गुणधर्म। तो क्रोनिकल डेल्टा के गुणधर्म, तो हमने कहा क्रोनिकल डेल्टा, सबसे पहले क्रोनिकल डेल्टा लघुकरण, तो क्रोनिकल डेल्टा रिडक्शन। हमने कहा डेल आई जे एक क्रोनिकल डेल्टा है, डेल जे के एक क्रोनिकल डेल्टा फलन, इसकी वैल्यू जो है वो डेल आई के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने कहा इसको हमने डेल एक्स आई जे अपन डेल एक्स आई अपन डेल एक्स जे अपन डेल एक्स के की फॉर्म में लिख लिया। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो टर्म हमारे पास आ गई डेल एक्स आई अपन डेल एक्स के, जो किसके बराबर होगी, डेल आई के बराबर। बी दूसरा जो है गुणधर्म डेल आई जे ए जे हमारे पास क्या है, ए जे कोई प्रतिचर प्रदेश है। जब किसी प्रतिचर प्रदेश की हम क्रोनिकल डेल्टा से गुणा करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक प्रतिचर प्रदेश मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे गुणधर्म की। यदि x1 x2 x3 xi xn स्वतंत्र चर राशि है, स्वतंत्र चर राशियाँ हैं, तो डेल आई जे इक्वल्स टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे होता है। ये हमने ऊपर भी डिनोट किया था। ये जो गुणधर्म है ये हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। ऊपर कहाँ, ये यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं डेल आई आई इक्वल्स टू डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 प्लस डेल 3 3 इज एंड सो ऑन डेल एन एन। इनको यदि हम इनका सम करते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो हमें पता है ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर। तो एक 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 करके एक कितनी बार जुड़ेगा, n बार। इनका सम कितना हो गया, n हो गया। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हमने ये जो है ये सिर्फ यहाँ तक लिया है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो जुड़कर कितना हो गया, 3। तो 3 टर्म्स थी इक्वल्स टू 3। इसी प्रकार n टर्म्स हैं, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी जो ऊपर हमने गुणधर्म लिया इसका उपयोग करके हम कह रहे हैं डेल आई जे की इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमें पता है जब आई जे बराबर होंगे तभी इसका अस्तित्व होगा, और यदि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है तो डेल आई जे जो है, डेल आई जे 0 के बराबर होगा। तो जब ये बराबर होंगे तभी अस्तित्व होगा। तो हमने कहा इनकी वैल्यू जो है ये हमने बराबर की, तो डेल 1 1 डेल 1 1, डेल 2 2 डेल 2 2, डेल 3 3 डेल 3 3, तो इनका सम जो हमारे पास आता है वो 3 के बराबर। अब हम बात करते हैं रेखा अल्पांश की। तो रेखा अल्पांश हम जानते हैं डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स 1 स्क्वायर डी एक्स 2 स्क्वायर डी एक्स 3 स्क्वायर। हाँ, एक बात हमें और नोट करनी है कि इस प्रतिचर में जब हम निर्देशांक लेंगे तो नॉर्मली हम लेते हैं x1 या जैसे सॉरी एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर हम जो लेंगे इस x को हम x1 से डिनोट करेंगे, y जो रहेगा इसको x2 से डिनोट करेंगे, z जो है इसको x3 से डिनोट करेंगे, और आगे हमारे पास और है तो उनको हम ये ऊपर संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो हमने कहा डेल x1 स्क्वायर डेल x2 स्क्वायर डेल x3 स्क्वायर। इस डेल x को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स वन डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स टू। ये जो स्क्वायर है तो इसलिए इसको दो बार हमने लिख लिया, और हमने यहाँ डिनोट कर दिया
डेल आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। देखिए अब हम बात करते हैं आइंस्टीन संकलन परिपाटी की, आइंस्टीन समेशन कॉन्वेंशन की। इसके अनुसार यदि कोई सूचकांक दो बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, ये आई और जे जो हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं इनको हम नाम देंगे सूचकांक इंडेक्स। दो बार प्रयुक्त होता है, एक बार मूर्धांक में और एक बार पादांक में, एक बार ऑन हेड और एक बार ऑन टेल। तो इसका अर्थ है कि निर्धारित परिसीमा में योग तथा योग चिन्ह को हटा देते हैं। तो हमने कहा यहाँ हमने नोट किया समीशन ऑफ ए आई एक्स आई, तो यहाँ मूर्धांक में है, यहाँ पादांक में है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया और इसको बिना समीशन के हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन संकलन परिपाटी क्या कहती है, इसके अनुसार यदि कोई सूचकांक जो मूर्धांक और पादांक है दो बार प्रयुक्त हो, दो बार कैसे, एक बार मूर्धांक तथा एक बार पादांक, तो इसका अर्थ है कि निर्धारित परिसीमा में योग तथा योग चिन्ह को हटा देते हैं। उदाहरण हमने नीचे दिखाया है कि जब आई जो है यहाँ पर दोनों मूर्धांक और पादांक दोनों में आ रहा है, तो ये समीशन का निशान हम यहाँ से हटा देते हैं। यदि सूचकांक किसी पद में दो बार प्रयुक्त हो तो यह मूक सूचकांक कहलाता है। यदि सूचकांक किसी पद में दो बार प्रयुक्त होता है, एक बार मूर्धांक में और एक बार पादांक में, तो यह मूक सूचकांक डमी इंडेक्स कहलाता है। यदि सूचकांक प्रत्येक पद में एक बार प्रयुक्त हो तो वह मुक्त सूचकांक फ्री इंडेक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं निर्देशांक रूपांतरण की। तो निर्देशांक रूपांतरण के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक रूपांतरण की। सामान्यतः कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक एक्स वाई जेड को प्रदिश संकेतन पद्धति में, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, प्रदिश संकेतन पद्धति में x1 x2 x3, मतलब ये जो है ये हम ऊपर लगाते हैं हेड पे। यदि निर्देशांक है तो हम इनको हेड पे लगाते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो x इक्वल्स टू x1, y इक्वल्स टू x2 और z इक्वल्स टू x3। क्योंकि निर्देशांक रूपांतरण करना है तो इस हमें किसी दूसरे निर्देश तंत्र की भी आवश्यकता होगी जिसके सापेक्ष हमें क्या करना है, रूपांतरण करना है। इसी प्रकार दूसरे कार्तीय निर्देश तंत्र, देखो एक बार यहाँ से हम समझते हैं, ये जो पहला है हमने मान लिया ये हमारा एस निर्देश तंत्र है, और ये जो दूसरा हमने लिया है ये हमारा हो गया एस डैश निर्देश तंत्र। तो एस डैश को हम डिनोट करते हैं। इसी प्रकार दूसरे कार्तीय निर्देश तंत्र एस डैश के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को प्रदिश संकेतन पद्धति में एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3, मतलब ये जो डैश वाले हैं टर्म्स, इनको डिनोट करने के लिए हम एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने कहा अतः एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स बार 1, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स बार 2, जेड डैश इक्वल्स टू एक्स बार 3। यदि ये निर्देशांक रैखिक समीकरणों द्वारा संबंधित हो तो इन्हें रैखिक रूपांतरण कहते हैं। हमने मान लिया कि ये निर्देशांक जो हैं वो रैखिक समीकरणों द्वारा संबंधित हो तो इन्हें रैखिक रूपांतरण कहते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, जैसे लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम कहते हैं एक्स डैश इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटी, ठीक है। अब उसी प्रकार हम कहते हैं वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड, और टी डैश इक्वल्स टू अल्फा टी माइनस प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। तो इन सब को हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार आती है। तो हमने कहा सबसे पहले एक्स डैश, तो एक्स डैश को हमने डिनोट किया एक्स बार 1 से, a11 x1, a12 x2, a13 x3। अब इसी प्रकार ये हो गया हमारा वाई डैश को हम करेंगे x बार 2 में, तो a21 x, a22 y प्लस a23 z, ठीक है। तो x को x1 से, y को x2 से और z को x3 से हम डिनोट करेंगे। तो इनको हम क्या करते हैं, इन रैखिक समीकरणों के द्वारा
व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इस रूपांतरण को हम रैखिक रूपांतरण कहते हैं। तो हमने कहा उपरोक्त समीकरणों को सारणिक रूप में लिखने पर, तो उस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो x ये एक मैट्रिक्स ये हो गया, एक मैट्रिक्स हमारा ये हो गया, एक मैट्रिक्स ये हो गया। तो यहाँ सारणिक ए रूपांतरण सारणिक कहलाता है। समीकरण 2 को प्रदिश संकेतन पद्धति में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसको हमने किस प्रकार लिखा, हमने लिखा x बार आई इक्वल्स टू J123 AI J XJ। अगर हम यहाँ 1 ले तो I 1 हो जाएगा और J 1 से 3 तक चेंज होगा। ठीक है, तो I इसके लिए हमने एक ही रहेगा, I की वैल्यू यदि 1 ले, I इक्वल्स टू 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, J 1 से 3 तक चेंज होगा। तो इससे जो हमने बात कर रहे हैं, इससे हमें समीकरण प्राप्त होती है ये वाली। तो हमने कहा x बार 1 इक्वल्स टू AI 1 J 1 X J J 1 प्लस A1 I की जगह फिर 1 J 2 X J 2, इसी तरीके से AI I 1 J 3 और X J के लिए J भी 3। तो इस समीकरण 3 की सहायता से हम जो ऊपर हमने समीकरण 1 के अंदर जो तीनों समीकरण हमने रिप्रेजेंट किए हैं, तीनों समीकरण जो लिखी हैं, तीनों समीकरण प्राप्त की जा सकती हैं। हमने कहा यहाँ I तथा J इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, एक बार एक इक्वेशन के लिए I की वैल्यू जो रहेगी वो समान रहेगी। यहाँ AIJ रूपांतरण सारणिक, रूपांतरण सारणिक, सारणिक ए, सारणिक ए कौन सी है, ये वाली। यहाँ AIJ रूपांतरण सारणिक ए में IV पंक्ति तथा जेवा स्तंभ में स्थित अवयव है। जैसे हमने कहा I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 2, तो कौन सा अवयव होगा ये, I इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 2, तो ये वाला। ठीक है, समीकरण 3 में सूचकांक J AIJ तथा XJ दोनों में है, इसलिए यह मूक सूचकांक कहलाता है। समीकरण 3 में J AIJ और XJ दोनों में है, इसलिए यह मुक्त सूचकांक कहलाता है। अतः संकलन इसी सूचकांक पर होता है। हमने दिखाया था कि सिर्फ ये जो कोड है ये वेरी करता है, तो इसीलिए संकलन इसी सूचकांक पर होता है। सूचकांक केवल सूचकांक I केवल एक बार आता है, इसलिए यह मुक्त सूचकांक कहलाता है। तो समीकरण 3 में यदि हम आइंस्टीन संकलन परिपाटी का उपयोग करें तो x बार I इक्वल्स टू AI J XJ से डिनोट कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ लिखा, इसको हमने समीकरण 4 से डिनोट कर दिया। अब हम बात करते हैं व्युत्क्रम रैखिक रूपांतरण की। तो हमने कहा यदि सारणिक B इस प्रकार है कि इसके अवयव निम्न समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो हमने क्या किया, AIJ BKI इक्वल्स टू BKI AIJ इक्वल्स टू डेल KI। ठीक है, तो हमने कहा अगर हमने एक और सारणी ले ली थी और सारणी भी इस प्रकार ली कि यह समीकरण 5 को क्या करे, संतुष्ट करे, तो यह रूपांतरण को व्युत्क्रमित करने में उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो समीकरण जो 3 थी, इसे हम व्युत्क्रमित कर सकते हैं। तो हमने कहा समीकरण 4 को BKI से गुणा करने पर, जो समीकरण 4 कौन सी थी, समीकरण 4 जो हमने आइंस्टीन संकलन परिपाटी के अनुसार लिखी थी। तो हमने कहा समीकरण 4 को BKI से गुणा करने पर, दोनों तरफ हमने BKI से गुणा कर दिया। इधर BKI डेल x बार I इक्वल्स टू BKI AIJ XJ। इसमें हम समीकरण 5 का उपयोग करते हैं। समीकरण 5 का उपयोग किया तो ये जो हमारी टर्म है ये डेल KJ के बराबर हो गई। अब हम जानते हैं डेल KJ तभी अस्तित्व में होगा जब इसकी वैल्यू K इक्वल्स टू J के बराबर। डेल KJ तभी अस्तित्व में होता है जब K इक्वल्स टू J के बराबर हो। तो हमने कहा डेल KJ इक्वल्स टू 1 होगा कब,
जब k इक्वल्स टू जे होगा। यदि k इक्वल्स टू जे नहीं है तो डेल के जे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण में, कौन सी में, इस समीकरण में हम k इक्वल्स टू जे लेते हैं। तो k इक्वल्स टू जे का उपयोग इस समीकरण में यदि हम करें तो जहाँ पर हमारे पास k है उसकी जगह पर हम j लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो गया बी जे आई एक्स बार इक्वल्स टू एक्स जे। तो एक्स जे इक्वल्स टू बी जे आई एक्स बार जे। तो हमने देखा कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी समीकरण 4, ये निर्देश तंत्र एस डैश में निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष निर्देश तंत्र एस डैश के निर्देशांकों को व्यक्त कर रही थी। इसी प्रकार ये जो हमने आगे समीकरण लिखी है समीकरण नंबर 6, ये निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष निर्देश तंत्र एस में रूपांतरण समीकरण को व्यक्त कर रही है। तो हम कहेंगे समीकरण 6 समीकरण 4 का व्युत्क्रम है, इसलिए यह रूपांतरण व्युत्क्रम रूपांतरण कहलाता है। सारणिक बी जिसका अवयव बी आई जे है, सारणिक ए का व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार हम पीछे मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि बी जे आई इक्वल्स टू अवयव का सहगुणक कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए सारणिक ए। यहाँ ए सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि इसका मान 0 होगा तो नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 0 आने पर ये मैट्रिक्स जो है ये हमें प्राप्त नहीं।